Hi, my name is Yom Dangwal and welcome to Physics for Cause. In this particular lecture, I will be going to explain you all about the concept of photoelectric effect. What was photoelectric effect? What was the importance of photoelectric effect? What are the laws of photoelectric effect? And what was the failure of the wave theory of light? We will be going to understand in this particular lecture. So, let's talk about the photoelectric effect. ओके सो 1675 की बात है जब सर आइजैक न्यूटन ने सजेस्ट किया क्या था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इन व्हाट इन इज कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट जिसमें लाइट को पार्टिकल नेचर के तरीके से ट्रीट किया जा रहा था बट 1801 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इंटरफेरेंस पैटर्न देखा गया डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी ऑफ लाइट देखी गई पोलराइजेशन ऑफ लाइट को देखा गया इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स ने क्या प्रूफ किया लाइट क्या है एक वेव है ना कि पार्टिकल है बट फिर 1900 की अगर हम बात करें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फंडामेंटल क्या है इट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट अब समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जानने से पहले उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं व्हेन लाइट ऑफ लो वेवलेंथ लाइट जो होगी वो लो वेवलेंथ की होगी यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए किसी भी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उस मेटल सरफेस से इजेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसे हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है लेट अस कंसीडर दिस इज अ मेटल सरफेस ये क्या है एक मेटल सरफेस है जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन्स हैं सो आई वुड राइट हियर दिस इज अ मेटल सरफेस जैसे ही मैं क्या करता हूं लाइट ऑफ लो वेवलेंथ इस मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करता हूं तो आई वुड से हियर लाइट ऑफ लो वेवलेंथ और जिसकी वेवलेंथ लो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है सो आई वुड कंसिडर हियर हाई फ्रीक्वेंसी सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे ही हम क्या करते हैं लाइट ऑफ लो वेवलेंथ इंसिडेंट करते हैं मेटल सरफेस पे तो मेटल सरफेस से क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स इजिक्ट हो जाते हैं तो यहां पर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लग जाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इजिक्ट आउट हो जाते हैं सो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी चीज दिस इफेक्ट कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हियर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट यू विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ओनली नॉट द वेव नेचर ऑफ लाइट वेव नेचर ऑफ लाइट को आप इससे स्टडी नहीं कर पाएंगे ओके सो let us study what were the particle nature of light of this statement of the photoelectric effect particle of light को क्या कहा जाता है photons और ये particles क्या होते हैं यानी कि इसको हम कह सकते हैं एनर्जी पैकेट्स या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी के क्या है एक तरीके के पैकेट्स हैं इसी को हम क्या कह रहे हैं फोटॉन्स कह रहे हैं ओके मास ऑफ फोटोन आप क्लासिफाई नहीं कर सकते इन सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स न्यूटन के मैकेनिक्स के टर्म में आप मास ऑफ फोटोन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसीलिए फोटोन का जो रेस्ट मास है वो हम कंसीडर करते हैं 0 फोटोन ऑलवेज ट्रेवल करती है एट अ स्पीड ऑफ समवट अराउंड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड जो कि क्या है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले लीजिए फोटोन की जो स्पीड है इट इज समवट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट फोटोन इज चार्जलेस या न्यूट्रल इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही ये नेगेटिव चार्ज होता है जिसके द्वारा ये अनडेविएट होता है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वेदर इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड और हर फोटोन का क्या होता है एक डिफाइनाइट एनर्जी होती है और डिफाइनाइट मोमेंटम होता है अगर हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा होता है जहां पर E क्या है एनर्जी है
एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच हेयर इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, सी हेयर इज स्पीड ऑफ लाइट, speed of light, and it is somewhere around 3 into 10⁸ meter per second. Lambda here is wavelength of light, and E here is energy. So I can write it as E is equal to HF, where F is equal to frequency, और frequency का relation हमें पता है, F is equal to C upon lambda. ओके, तो हर फोटोन का जो एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है? एच एफ के बराबर होता है, या फिर एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, और व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. अगर हम वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी ऑफ फोटोन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तब तो हम ये लिखेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है? वेवलेंथ लैम्डा है. बट अगर हम वेवलेंथ के टर्म में नहीं लिख रहे हैं, वी आर गोइंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हम एनर्जी को एच एफ के तरीके से लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे. ओके, अगर हम बात करें डिफाइनाइट मोमेंटम की, हमने यहां पर देखा फोटोन के पास क्या होता है? डिफाइनाइट मोमेंटम होता है. तो मोमेंटम को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? वी एक्सप्रेस मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ पी इज इक्वल टू एम वी. लीनियर मोमेंटम को इस तरीके से एक्सप्रेस करते थे. But here when we are going to talk about the case of photon, so here momentum is equal to h upon lambda. h upon lambda. और यहां पर h क्या है? h is the Planck's constant, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. Planck's constant, and its value is about 6.626 into 10⁻⁻34 joule second. Okay? सो हमने अभी देखा एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एच सी अपॉन लैम्डा. अगर लैम्डा जो है नैनोमीटर में गिवन है, मतलब 10⁻⁹ मीटर के फॉर्मेट में गिवन है, तो अगर हमको ई निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं? उसको सिंप्लीफाई किया है एच सी अपॉन लैम्डा को. एच की वैल्यू रख दी गई है 6.626 इंटू 10⁻⁻34. यहाँ पर C की वैल्यू रख दी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा अगर नैनोमीटर में हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसका एक सिंपल सा इक्विवेलेंट रिलेशन आ जाता है, जो कि होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ध्यान से देखना, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो यहाँ पर जूल में है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसीडर करते हैं. अभी हम देखेंगे कैसे हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर. सो ये क्या हो जाएगा? एनर्जी का एक फॉर्मूला हो जाएगा, विच वी कैन यूज टू सॉल्व वेरियस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ फोटोन. ओके, सो आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट photons of light of particular wavelength, and we have denoted wavelength by the symbol lambda, have the same energy. What was the energy? hc by lambda, and same momentum h by lambda. We have discussed just few minutes back. Okay, so the next point is the collisions of photon with a material particle is assumed to be perfectly elastic collision. जब भी हम यहाँ पे फोटोन के कोलिजन के बारे में बात करेंगे, we will be going to consider it as perfectly elastic collision. और perfectly elastic collision का मतलब होता है कि जो मोमेंटम इनिशियल होगा, इनिशियल बिफोर द कोलिजन, वही मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन होगा. और सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसके ऊपर वेक्टर सिंबल को इंट्रोड्यूस करेंगे. और जब मोमेंटम सिमिलर होगा, यानी कि सेम होगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, देन वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस काइनेटिक एनर्जी. जो इनिशियल होगा वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा. और सिंस काइनेटिक एनर्जी और सिंपली एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम वेक्टर का नोटेशन डिनोट नहीं करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर इंटेंसिटी जो हमने वेवलेंथ को इंसिडेंट कराया है उसकी इंक्रीज कर दें तो फोटॉन्स भी इंक्रीज होते हैं, बट एनर्जी स्टिल रिमेन सेम. ओके, सो अगर हम वेवलेंथ
वेवलेंथ जिसको हमने लैम्डा से डिनोट किया था, उसे अगर हम इंक्रीज करते हैं देन नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं, वो भी इंक्रीज होते हैं, बट एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन सेम। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या रहता है, सेम रहता है। इट नीदर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, ना तो ये डिक्रीज करता है ना ही ये इंक्रीज करता है। So I hope that you understand the points of the photoelectric effect. So these were the points which shows the particle nature of light. Now we are going to talk about how electrons are ejected from the metal surface. अब जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पर लाइट ऑफ लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी जब इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। होते कैसे हैं, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। सो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स आर स्लाइटली लेस बाउंडेड एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द बल्क ऑफ मेटल। अगर हम किसी मेटल सरफेस के बारे में कंसीडर कर रहे हैं तो मेटल सरफेस कुछ इस तरीके का होगा जिसमें केवल अगर हम सरफेस के बारे में बात करते हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्लाइटली लेस बाउंडेड होते हैं रेदर इन द बल्क ऑफ द मेटल। बल्क ऑफ द मेटल का मतलब है अगर हम मेटल को कुछ इस तरीके से कंसीडर करें तो जहां जो सरफेस वाला पोर्शन है इनके ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी की इजेक्ट आउट हो जाएंगे। और जो ये यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे कैन इजीली इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। अब हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, 3 प्रोसेसेस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, कौन कौन से वो 3 तरीके हैं, हम सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 इज थर्मायोनिक एमिशन। सेकेंड वन इज अबाउट फील्ड एमिशन। थर्ड वन इज अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थर्मल का मतलब होता है हीट, तो थर्मायोनिक एमिशन का मतलब क्या है, जब हम किसी मेटल सरफेस को हीट करेंगे तो उससे आयंस बाहर निकलेंगे, देन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस एमिशन की प्रोसेस को बोलते हैं थर्मायोनिक एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है, हम उसमें क्या दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेकडाउन दे देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ब्रेकडाउन हम दे देते हैं, यानी कि कुछ वोल्टेज सप्लाई कर लेते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी हमने बात करी है, तो ये हम किससे देते हैं, लाइट एनर्जी से, क्योंकि हमने बोला है लाइट ऑफ लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है। तो सबसे पहले हम थर्मायोनिक एमिशन को थोड़ा समझ लेते हैं, होता क्या है थर्मायोनिक एमिशन। तो जैसा कि अभी हमने देखा, कोई एक मेटल सरफेस है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ मेटल सरफेस, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है अंदर। ओके, जैसे ही हम इसे हीट देंगे, बाय हीटिंग, इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है थर्मायोन्स। सेकेंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फील्ड एमिशन। अगर हम फील्ड एमिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मेटल सरफेस है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं, इसको हम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे रख सकते हैं, इस साइड हम नेगेटिव पोटेंशियल और इस साइड हम पॉजिटिव पोटेंशियल। तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ नेगेटिव टू पॉजिटिव कुछ इस तरीके से होगी। तो फील्ड एमिशन को आप देने का तरीका क्या है, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेकडाउन। इससे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। थर्ड वन जो हमारा प्रोसेस जो हम पढ़ ही रहे हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। होता क्या है, अभी मैंने वही समझाया है, हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही हम लाइट देते हैं लो वेवलेंथ की,
लाइट ऑफ लो वेवलेंथ, या फिर हम कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से इजिक्ट आउट होते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहां से आप फोटो को कंसीडर कीजिए, यहां से ऑन्स को कंसीडर कीजिए, तो इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप किस तरीके से दे सकते हैं, बाय लाइट एनर्जी। सो इन ईच केस when we are going to consider the case of thermionic emission, field emission or the photoelectric effect, in each case electron require some energy to overcome electron nucleus attraction। उसको एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर सके। ओके, सो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से रिमूव हो सके, उसे बोलते हैं हम वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, और जिसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, फाई सिंबल से डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी हमको मिनिमम लगती है इस इन इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करने में, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इजिक्ट आउट हो सके, उस एनर्जी को, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। और ये मेजर की जाती है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये डिपेंड करती है कि हमारे पास मेटल का नेचर क्या है। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द मेटल। अगर मैं यहां पर एक स्कीमेटिक व्यू बताऊं आपको, अगर हम मेटल कंसीडर कर रहे हैं इस साइड, और हम यहां पर इसके वर्क फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ मेटल है, सपोज वी आर टेकिंग द मेटल ऑफ केसियम, तो इसका वर्क फंक्शन होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेशियम का होता है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉपर का होता है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वर्क फंक्शन ऑफ ईच मेटल इज डिफरेंट। It depends upon the nature or the choice of metal we are considering to undergo the process of photoelectric effect. Okay? अब होगा क्या, अगर हम क्या करते हैं, सपोज दिस इज अ मेटल सरफेस जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने एक चीज अभी तक यह पढ़ी है कि हम यहां पर क्या देंगे, लाइट ऑफ लो वेवलेंथ देंगे और हाई फ्रीक्वेंसी देंगे, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एमिट होते हैं, इजिक्ट होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और सिंपली फोटो और ऑन्स को एक साथ ले लेंगे तो इनको हम क्या कह सकते हैं, फोटॉन्स कह सकते हैं। और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है ताकि ये इजिक्ट आउट हो सके, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये चीजें अभी तक हमने डिस्कस की है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। बट अगर सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से ज्यादा होगी, अगर देखो मैं एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, यानी कि जो ये एनर्जी है, जो ये एनर्जी है वो मैं ग्रेटर देन कर दूं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, तो क्या होगा, इफ सप्लाइड एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इवन देन देयर इज नो गारंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। तभी भी कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही निकलेगा, एमिट होगा ही होगा। क्यों? एज इलेक्ट्रॉन्स में लूज एनर्जी वाइल कोलाइडिंग विद आयंस वाइल कमिंग आउट। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में टकराने के कारण अपनी एनर्जी को लूज करेंगे। सो जब भी हम सप्लाइड एनर्जी को ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, मे कम आउट, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा आएगा, इट मे कम आउट, बिकॉज देर इज नो गारंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन में लूज एनर्जी वाइल कोलाइडिंग विद आयंस वाइल कमिंग आउट। ओके, सो इफ energy is greater than the work function of the metal,
एंड इफ इलेक्ट्रॉन मेक्स बेस्ट यूज ऑफ इंसिडेंट एनर्जी। हम एक ऐसे केस के बारे में कंसीडर कर रहे हैं जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सरफेस क्या कर रहा है, बेस्ट यूज ले रहा है किसका, इंसिडेंट एनर्जी का, देन इट कम्स आउट विद काइनेटिक एनर्जी, विद अ काइनेटिक एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी को कैरी करके बाहर निकलते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट और रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट, बिकॉज यहीं पर आता है हमारे पास आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो कि उन्होंने 1905 में दिया था, और ड्यू टू दिस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या मिला, नोबेल प्राइज इन 1921। ओके, सो वो रिलेशन था क्या। जब भी हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के अगर हम मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का बेस्ट यूज, मतलब जब हम यहां पर एनर्जी का बेस्ट यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स में कम आउट विद द काइनेटिक एनर्जी। सो हेयर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी जो हमने लगाई है ताकि वो एमिट आउट हो सके एंड द वर्क फंक्शन ऑफ मैटर। और अभी हमने पीछे देखा था कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेवलेंथ, तो हम E को बोल सकते हैं hc/λ। बट अगर हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो हो जाएगी hf-5। जो ये इक्वेशंस हैं, यही इक्वेशंस क्या हैं, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, एंड दिस वन इज द एलिमेंट्री। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। सो द इक्वेशन इज काइनेटिक एनर्जी, अगर हम मैक्सिमम के बारे में बात कर रहे हैं, E-5, where E is the energy of the photons and phi is the work function of the matter. सो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 से लेके E-5 के बीच में कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, लाई करती है। अब हम दो चीज के बारे में हमको जानना जरूरी है। वन इज अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड अनदर वन इज अबाउट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एंड दीज टू कॉन्सेप्ट्स are most important when we are going to talk about the photoelectric effect. So let us now understand one by one. Number one is about the threshold frequency. सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड क्या होती है। जिस तरीके से हमने वर्क फंक्शन को डिफाइन किया था, वर्क फंक्शन होता क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ऐसे ही यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम डिफाइन करते हैं द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हम कंसीडर करेंगे ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो भी हम रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं ऑन द मेटल सरफेस, जिसके कारण होगा क्या, विच में कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, बिकॉज दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम प्रोवाइड करते हैं मेटल सरफेस में ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एमिट आउट हो सकें, तो उसे क्या कहते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन के एमिशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा जो एनर्जी है वो फाई से ग्रेटर होनी चाहिए।
तभी आप एनर्जी से फाई को माइनस कर पा रहे थे। यहाँ पर जब फाई बड़ा होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी को हमको मैक्सिमम लेना है, तो यहाँ पर जो फाई यानी कि वर्क फंक्शन है उससे तो बड़ी होनी चाहिए हमारी एनर्जी, तो यहाँ पर ई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के टर्म में ही एनर्जी को कंसीडर करेंगे। तो एच एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। एच को मैं 5 के नीचे डिवाइड में ऐसे इस तरीके से लिख सकता हूं। ओके, सो हमारे पास क्या आया, फ्रीक्वेंसी मिनिमम का फॉर्म आ गया 5/h, या इसे मैं सिंपली एफ नॉट कह लेता हूं। 5/h को क्या कहता हूं, एफ नॉट कह लेता हूं। 5/h इज इक्वल टू एफ नॉट, एफ नॉट। सो वर्क फंक्शन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फाई को कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं, एच और एफ नॉट को क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट। ये क्या हो गया हमारे पास फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। बट अगर हम बात कर रहे हैं फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी बड़ी होनी चाहिए और इक्वल टू होनी चाहिए द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ नॉट। सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का रिलेशन था बाय आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E-5। ई को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो एच एफ माइनस फाई को भी हम लिख सकते हैं, जो अभी हमारे पास ये रिलेशन आया है यहाँ पर एच एफ नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो कितना आ गया, एच एफ माइनस एच एफ नॉट। ओके, अगर यहां पर ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इसको भी अगर मैं इसी तरीके से कंसीडर करूं, y एम एक्स और ये c, तो यानी कि एम एक्स यानी कि m क्या है, स्लोप है, स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी h। जो यहां पर c है मेरे पास वो कितना हो जाएगा, एच एफ नॉट। बट डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, और इंटरसेप्ट क्या है, एफ नॉट। तो इसे हम प्लॉट करके देखते हैं, किस तरीके से हम इसे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, ओके, सो हमने क्या किया, एक y एक्सिस को हमने प्लॉट किया, देन हमने x एक्सिस को प्लॉट किया। कुछ इस तरीके से हमको देखने के लिए मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें है क्या, जो y एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को। ओके, जो हमारे पास x एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी फ्रीक्वेंसी f को। स्लोप अभी हमने यहां पर देखा, स्लोप की वैल्यू कितनी है, h, तो स्लोप यानी कि जो एंगल होगा वो h होगा। इंटरसेप्ट यहां पर है, इसको हम f नॉट कहेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और जो यहां पर ये है फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज द ग्राफ जो हमको देखने के लिए मिलेगा व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर द केस फॉर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, जब भी हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको इस तरीके का ग्राफ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, सिमिलर टू दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता क्या है, अब देखो, अभी हमने जस्ट ऊपर क्या बात करी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम, तो वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमें रिलेशन पता है, जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, इट मस्ट बी मैक्सिमम। सो द मैक्सिमम वेवलेंथ
ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी उसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। द मिनिमम सॉरी मैक्सिमम द मैक्सिमम वेवलेंथ, जो मैक्सिमम वेवलेंथ हम इंसिडेंट रेडिएशन की प्रोवाइड करेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन की प्रोवाइड करेंगे टू द मेटल सरफेस जिसके द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो हमको पता है जो हमारे पास एनर्जी है उसको हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल लिखना पड़ेगा। एनर्जी को अब हम वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में अगर लिखना चाहें तो एच सी बाई लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन फाइव, और हम फाइव को लिख सकते हैं यहां पर एच सी बाई फाइव, लैम्डा को लिख सकते हैं, सॉरी लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू एच सी बाई फाइव। ओके, सो यहां पर लैम्डा जो मैक्स है, क्योंकि द मैक्सिमम वेवलेंथ हम जो ले रहे हैं वो कितना हो गया? एच सी अपॉन फाइव, और इसको मैं सिंपली लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं विच शोज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो यहां से हमारे पास वर्क फंक्शन डेराइव हो सकता है, फाइव कैन बी रिटन एज एच सी बाई लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट नीचे आ जाएगा which divides the HC. Okay, so when we are going to understand the case for the photoelectric effect where lambda naught is greater than lambda, then काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था? E माइनस पाई अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, सो एच सी बाई लैम्डा, और इस इधर हम फाइव को क्या बोल सकते हैं? एच सी बाई लैम्डा नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का हमारे पास क्या रिलेशन आ गया? एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। अगेन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होती है, वेयर द स्लोप हेयर इज व्हाट? अगर हम स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर क्या आ रहा है? एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप, अगर मैं इसे दोबारा से उसी तरीके से प्लॉट करूं, सो हेयर दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और कुछ इसी तरीके का हमको यहां पर ग्राफ देखने के लिए मिलता है। सिंपल, अगर मैं बात करूं यहां पर, ये है क्या? वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। ये क्या है? 1 बाई लैम्डा का ग्राफ है। ओके, क्योंकि यहां पर अगर हम एच सी कॉमन भी ले लेते हैं तो 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट हो जाता है, तो 1 बाई लैम्डा हम एज अ एक्स एक्सिस ले रहे हैं। यहां पर ये फाइव एच सी बाई लैम्डा नॉट, और जो ये है 1 बाई लैम्डा नॉट। सो दिस इज द ग्राफ फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अभी तक हमने दो चीज के बारे में बात करी है। फर्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो थी क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जिसके द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? द मैक्सिमम वेवलेंथ और द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, जिसे हम लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑल्सो इंक्रीज होते हैं, बट एनर्जी ऑफ फोटोन, ईच फोटोन इज स्टिल सेम, इज स्टिल सेम। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास मैक्सिमम है इज स्टिल सेम, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, इस पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा है, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
सो हेयर वी कैन से डैट जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसे ई माइनस फाइव से ग्रेटर होना चाहिए। और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, कुछ वाई एक्सिस को हम इस तरीके से ले लेते हैं और एक्स एक्सिस को कुछ इस तरीके से अगर हम कंसीडर करते हैं, देन दिस can be considered as kinetic energy maximum and this can be considered as intensity of light. So kinetic energy जो है it is still same, it remains unaffected, यानी कि वो constant है। So kinetic energy would be somewhat like this, क्योंकि जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज स्टिल सेम। सो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन it depends only on the wavelength. It depends only on the wavelength, or we can say that frequency as well, because wavelength और frequency का inverse relation होता है of incident radiation, and it also depends upon the work function of metal. आप देखिएगा काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम का रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया था E माइनस फाइव, तो काइनेटिक एनर्जी hc बाई लैम्डा माइनस फाइव, यानी कि यहाँ पर वेवलेंथ और वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है। और आई वुड से दैट एच एफ माइनस फाइव, सी अपॉन लैम्डा को हम फाइव कह सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा को हमने फाइव कह सकते हैं, तो एच एफ माइनस फाइव तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है।